नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो भले ही समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत एक विचारक है, लेकिन समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत एक विचारक के रूप में उन्हें सिर्फ जानना या कहना उनके लिए, उनके परिचय के लिए बहुत छोटा होगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी एक समाजशास्त्री, उनके विचारों के दृष्टिकोण से उनको जरूर सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ समाजशास्त्री ही नहीं, वो एक दार्शनिक, एक बहुत व्यक्ति, एक गंभीर व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत नहीं बल्कि विश्व में अपना एक अलग अमिट छाप छोड़ी और पीस यानी कि शांति की दुनिया का एक महान पुजारी माना जाता है। समाजशास्त्री के रूप में उनके विचारों को काफ़ी कुछ उनके विचारों को संकलित किया गया। समाजशास्त्री के रूप में उनके विचारों को हम यहाँ पढ़ेंगे और सबसे पहले उनकी कुछ साधारण चर्चा, उनके जन्म इत्यादि। तो 2 अक्टूबर सन 1869 में उनकी जन्म हुआ। उनका जन्म पोरबंदर में काठियावाड़ जिले में, काठियावाड़ क्षेत्र में, जिस एजेंसी बोला जाता है बम्बई प्रेसिडेंसी, जो कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत तत्वाधीन में आता था, जहां आज वर्तमान में गुजरात राज्य स्थित है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में 78 वर्ष की उम्र में हुआ और नई दिल्ली में इनकी मृत्यु उस समय हुआ। इनके डेथ का कारण आप सबको पता है, इनकी हत्या हुई नाथूराम गोडसे जी द्वारा। इनको राजघाट में, वहां पर इनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया, अस्थियों को रखा गया और उनके लिए एक स्थान बन गया, रेस्टिंग प्लेस राजघाट। इनको विशेष रूप से भारतीय माना जाता है। इनको महात्मा गांधी, बापू जी और गांधी जी कई नाम से जाना जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो ये एक पेशे से बैरिस्टर थे। बैचलर ऑफ लॉ इन्होंने प्राप्त किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और इनर टेम्पल जो कि उस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कॉलेज था। ये लॉयर तो थे ही व्यवसाय से, पेशे से, लेकिन एक पॉलिटिशियन, क्योंकि कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था। काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस में जुड़े रहे, कांग्रेस में राजनीति को उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा। बाद में उन्होंने राजनीति को छोड़ करके एक महान समाज सुधारक और भारत में अंग्रेजों को बाहर निकालने में अपना प्रमुख रोल अदा किया। 1919 से 1948 तक का जो समय था वो इनके 1969 से लेकर 1919 से 1948 तक का जो समय था वो सबसे ज़्यादा एक्टिव वर्ष माना गया भारत में। इनको कहा जाए तो इस पीरियड में उन्होंने भारत में ब्रिटिश आंदोलन को, ब्रिटिशर्स को काफ़ी कड़ी चुनौती दिया और भारत से उन्हें बाहर निकालने में इनका महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ब्रिटिश राज में इनका जन्म हुआ और आज़ाद भारत में ये भारत को आज़ादी देकर आज़ाद भारत में जाते हैं। विशेष रूप से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, पीस मूवमेंट, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सिविल रेजिस्टेंस, गांधीयन पाथ इत्यादि के लिए इन्हें जाना जाता है। इनकी जो सबसे प्रमुख कृति जिसके लिए इन्हें विशेष रूप से पहचाना जाता है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसमें अपने विचारों को इन्होंने काफ़ी डेप्थ और डीपनेस के साथ रखा है। और इन्होंने अगर देखा जाए तो इनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी थी, कस्तूरबाई गांधी, जिनकी मृत्यु 1944 में हुई। उनके 4 बच्चे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई गांधी थे। ये उनके सामान्य परिचय की बात होगी। अब गांधी जी का जीवन अगर हम बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म तो मैंने भी आपको बताया काठियावाड़ के अंतर्गत हुआ था, पोरबंदर और सदामापुरी नामक स्थान पर। 2 अक्टूबर सन 1869 को धर्मासक्त परिवार में हुआ, यानी ये धर्म से मानने वाले परिवार में था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट राज्य में दीवान थे। गांधी जी का बचपन पोरबंदर में बीता। पोरबंदर से उनके पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय गांधी जी की आयु 7 साल की थी। उन्हें राजकोट की ग्रंथशाला में भर्ती किया गया। ये मुश्किल से साधारण श्रेणी के जीवन थे, विद्यार्थी थे और साथ ही बहुत शर्मीले मिजाज के भी थे। बचपन से ही सत्य के प्रति आग्रह और निष्ठा गांधी जी के जीवन का आधार था। उसी समय गांधी जी ने
श्रवण वृत्त भक्ति तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक 2 नाटक की पुस्तकों को पढ़ा, जिसका इनके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हो गया, जो कि कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। सन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह करने दांडी में प्रस्थान किया। असहयोग आंदोलन की पुनरावृत्ति हुई। अंत में 6 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया और इस लड़ाई को सन 1942 में इसने भारत छोड़ो आंदोलन का रूप धारण कर लिया। देश में क्रांति हुई, सभी कांग्रेसी नेता जेल में बंद कर दिए गए, पर धीरे धीरे अवस्था सुधरी और सन 1944 में सभी जेल से मुक्त कर दिए गए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने पर भी गांधी जी ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दिलवाने और हिंदू मुस्लिम एकता यानी सौहार्द स्थापित करने के जो प्रयत्न किए थे, सदैव इतिहास में अमर रहेंगे। परंतु उनका यही प्रयास उनकी हत्या का भी कारण बन गया। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उनके वक्ष स्थल पे 3 गोलियों से उन्हें विदीर्ण कर दिया। गांधी जी गिर पड़े, राम राम का उच्चारण करते हुए स्वर्गवास हो गया। महात्मा गांधी के जन्म से 150 वर्ष बीत चुके हैं। आधुनिक भारत में सांप्रदायिक सद्भाव के प्रचार में महात्मा गांधी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। गांधी जी ने जो सौहार्द की बात करी, वो वास्तव में वर्तमान में आज कहीं गुम होता दिख रहा है। गांधी जी के विचार हिंदू मुस्लिम एकता के साथ थे, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुओं का अगर हिंदुस्तान है तो मुसलमान भी यहीं के हैं, और इस प्रकार से हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अगर साथ इस युद्ध में, इस लड़ाई में साथ दें तो बड़ा प्रयोग हो सकता है और काफ़ी हद तक इसे जीता जा सकता है। और उन्होंने अपने इस प्रयास में काफ़ी सफलता प्राप्त की, परंतु उसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के विभाजन हमने देखा। गांधी जी खुद तो सनातनी हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन फिर भी वो धर्मनिरपेक्ष थे। गांधी जी की सबसे बड़ी देन है भारतीयता के साथ नहीं छोड़ना। उनकी सोच धर्म पर आधारित समाज रचना को देखने की थी। वे भारत की इस असली शक्ति को पहचानने वाले नेता थे। वो साफ साफ कहते हैं कि मुझे धर्म प्यारा है, इसलिए मुझे पहला दुख तो यह है कि हिंदुस्तान धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है, धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। धर्म का अर्थ में हिंदू मुस्लिम ज्योतिषी धर्म नहीं करता, लेकिन इन सब धर्मों के अंदर जो धर्म है वह हिंदुस्तान से ही जा रहा है। हम ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं। उनका मानना था कि हम ईश्वर से विमुख हो रहे हैं। वे धर्म के प्रतीकों और तीर्थ स्थलों को राष्ट्रीय एकता के रूप में बड़े कारक के रूप में देखते थे। गांधी जी को जो एक पुरातन राष्ट्र मानते थे, वे उन लोगों को एक करारा जवाब भी देना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत एक अखंड राष्ट्र था, भारत कभी भी अलग नहीं था। अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने भारत को जीतना और इसे खंडित करना शुरू किया और वास्तव में उन्हें से अखंडित किया। इतिहास को विकृत करने की इस कोशिश पर गांधी जी का गुस्सा साफ नजर आता है। वे हिंद स्वराज में लिखते हैं कि आपको अंग्रेजों ने सिखाया कि आप एक राष्ट्र नहीं थे, और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों वर्ष लग गए। यानी अंग्रेजों के संबंध में कहते हैं कि एक राष्ट्र बनने में अंग्रेजों को तो एक सैकड़ों वर्ष लग गए, लेकिन भारत अपने आप में एक राष्ट्र था। जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने हिंदुस्तान पर अपना कब्जा किया। यहाँ पर एक बात सही है कि गांधी जी के विचारों को हम देखें तो धर्म से उनके विचार काफ़ी जुड़े हुए थे। अब प्रश्न उठता है कि गांधी जी के धर्म पर थोड़ी चर्चा की जाए, क्योंकि समाजशास्त्र में हमें गांधी जी पर क्या पढ़ना है, तो समाजशास्त्र में हमें गांधी जी के धर्म की बात करना है। रोमन रोलैंड के शब्दों में गांधी जी की क्रियाओं को समझने के लिए यह स्पष्टता समझ लेना होगा कि गांधीवाद 2 मंजिला एक विराट अट्टालिका की भांति है। इसके नीचे धर्म की एक ठोस बुनियाद या नींव है। साथ ही गांधी जी के मतानुसार समाज में से धर्म को निकाल फेंकने का प्रयत्न बांझ के घर पुत्र पैदा करना जितना ही निष्फल है, और अगर कहीं वह सफल हो जाए तो समाज का उसमें नाश है।
अब इसमें समझिए एक बहुत गहरी सोच है। ये कथन अपने आप में बहुत दूरदर्शी विचारधाराओं को लेकर बड़ी फिलॉसफी छिपी। पहली बात तो उन्होंने कहा कि समाज में धर्म को निकाल फेंकने का प्रयास बांझ के घर पुत्र पैदा करना जैसा जितना कठिन है। सीधी बात है कि आज हम अगर किसी से ये कहें कि आप धर्म को त्याग दें, अपने धर्म को, आप हिंदू धर्म को त्याग दें, आप मुस्लिम धर्म को त्याग दें, तो बिरले ही कोई इस बात पर स्वीकार होगा। शायद कुछ ही या कोई ही धर्म को त्यागने को स्वीकार। वस्तुतः धर्म को त्यागा जा पाना असंभव सकृत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि समाज से धर्म को निकाल फेंकना बांझ के घर पुत्र को पैदा करना जैसा निष्फल कार्य है। और अगर बाई चांस ऐसा मान लिया जाए कि धर्म को निकाल दिया जाए और पूरे समाज से धर्म को निकाल दिया जाए तो समाज का नाश हो जाएगा। इसमें भी बड़ी गंभीर बात है। क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब अगर हम देखें तो धर्म संस्कृत के ध्री धातु से उद्गृत हुआ, जिसका तात्पर्य होता है धारण करना। तो धारण करना तो किसी भी विचारों को, किसी के भी विचारों को, कुछ भी मतों को, कैसी भी सोच को अपनाना, अनुयायी करना, फॉलो करना धर्म है। अब इस दृष्टिकोण से तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना कुछ फॉलो ना करता हो। आपने मेरे बातों को, मेरे विचारों को फॉलो किया तो मेरा धर्म, बुद्ध के विचारों को फॉलो किया तो बुद्ध धर्म, जैनी तो जैन धर्म, मोहम्मद साहब पैगंबर के विचारों को फॉलो किया तो इस्लाम धर्म, और अगर कृष्ण के विचारों को फॉलो किया तो भागवत धर्म। इस प्रकार से देखें तो एक गुरु के विचारों को फॉलो करना ही धर्म है। और ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो धर्म अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि धर्म रूढ़िबद्ध इंसान को, धर्म एक ऐसे व्यक्ति को जो सुबुद्ध नहीं है, जो कुबुद्ध है, उसको समाज के उद्धार के दृष्टिकोण से चलने का रास्ता दिखाता है, जिससे समाज के साथ साथ उस व्यक्ति विशेष का भी विकास निहित है। ऐसे में इस दृष्टिकोण से धर्म समाज के लिए आवश्यक है। धर्म सही नियमन को बनाए रखने का पालन है। धर्म समाज को नियंत्रित करता है। धर्म समाज को सिखाता है कि कैसे जीवन जीना है। धर्म जीवन जीने का लक्ष्य बताता है। बिना लक्ष्य के जीवन अधूरा है। और ऐसे में धर्म एक मार्गदर्शिका है, एक गाइडलाइन है। व्यक्ति को कैसे इस समाज में अपने आप को संचालित करना है, कैसे जीवन को जीना है, पूरी एक किताब है। उस किताब का अनुपालन है। इस दृष्टिकोण से देखें तो धर्म को जिस दिन समाज से अलग कर दिया जाएगा तो लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। पथभ्रष्ट व्यक्ति समाज को भ्रष्ट कर देगा। धर्म इस दृष्टिकोण से समाज के लिए एक आवश्यक मजबूरी है, अनिवार्य तथ्य। धर्म की अंतिम व्याख्या है ईश्वर का कानून। ईश्वर और उसका कानून अलग अलग चीजें नहीं हैं। ईश्वर अर्थात अचलित, जीता जागता कानून। उसका पार कोई नहीं पा सकता, मगर अवतारों और पैगंबरों ने तपस्या करके उसके कानून की कुछ जगत को कराई है। यानी ईश्वर के अनुसार। अब ईश्वर का कानून का मतलब क्या है? व्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से अपनाया गया एक मॉडल, एक प्रारूप धर्म है। अब इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपने धर्म के विचारों को दिया। धर्म से जुड़ी हुई उनके नैतिकता के सिद्धांत भी सामने आते हैं। कोई भी व्यक्ति सत्याग्रही हो सकता है यदि वह सत्य का पुजारी हो और नैतिक सिद्धांतों का पालन करता हो। उसी समाज में सामाजिक संगठन, एकता तथा स्थायी प्रगति संभव है जहां की अधिकाधिक संख्या में लोग नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसलिए साबरमती के सत्याग्रह आश्रम में रहने वाले के निर्देशन के लिए गांधी जी ने कुछ सिद्धांतों को बनाया था। वह नैतिक सिद्धांत हैं, पहला सत्य, सत्य को अपनाना। सत्य यानी जो सही है, ट्रुथ। अहिंसा यानी कभी भी कोई भी हिंसा ना करना, हिंसा को ना अपनाना, दूसरे पे अत्याचार ना करने की विचारधारा ही अहिंसा की विचारधारा।
सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, ब्रह्मचर्य, स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, असत्य अस्तय या चोरी ना करना, शरीर श्रम, स्वदेशी, निर्भीकता, अस्पृश्यता निवारण, राजनीति का धार्मिक प्रयोग इत्यादि इनके विचारधाराएं इनकी नैतिक विचारधाराओं के साथ जुड़े हैं। नैतिकता के सिद्धांतों को जोड़ के देखने का प्रयास करता है। ये विचारधाराएं ये बताते हैं कि नैतिक विचारधाराओं के साथ व्यक्ति अगर चलेगा तो व्यक्ति विकास कर सकता है। अब इन्होंने अहिंसा की बात करी। इन्होंने बताया कि अहिंसा, तो गांधी जी की अहिंसा के विचारों पर अगर हम और डेप्थ में बात करें तो अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाने पर है। मन, वचन और कर्म से, यानी ना ही दूसरे के प्रति बुरा भाव रखिए। मन, वचन यानी कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे दूसरे को कष्ट हो, और कर्म यानी कोई ऐसी क्रिया ना करें जिससे दूसरे को हानि हो, क्षति हो। दूसरे शब्दों से अहिंसा के धारण के दो स्पष्ट पक्ष हैं, नकारात्मक, सकारात्मक। नकारात्मक दृष्टिकोण से अहिंसा का अर्थ स्वार्थ, द्वेष या क्रोधवश किसी को भी, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो, कष्ट ना पहुंचाना और ना मारना है। चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो, उसे कष्ट ना पहुंचाना और ना मारना है, गांधी जी के विचारों के अनुसार। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण से अहिंसा का मूल तत्व है सर्वोच्च दयालुता और उदारता। दयालुता और उदारता, सर्वोच्च में आत्म बलिदान, वीरता या सबलता। सबसे प्रेम करो, बुराई को अच्छाई से जीतो, प्राणी मात्र के प्रति दया और उदार भाव का पोषण करना। जो बात परिवार के लिए सही है वही समाज के लिए भी सही है, क्योंकि समाज एक बड़ा परिवार है। उन्होंने एक स्थान पर ऐसा मेंशन किया। अब यहां पर अगर हम सोचें तो अहिंसा के बिंदु को समझा जाए तो अहिंसा के इस बिंदु से उनका विचार एक अच्छे समाज की ओर बढ़ना था, गुड गवर्नेंस, और इसीलिए उन्होंने सर्वोदय की बात करी। सर्वोदय एक बहुत ही सुंदर कल्पना, सुंदर ही विचारधारा, जो महात्मा गांधी को वास्तव में महात्मा क्यों बोला जाता है इससे समझ में आता है। सर्वोदय शब्द का इतिहास जिन पुस्तकों ने गांधी जी के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन कराए, उनमें सर्वप्रमुख रस्किन द्वारा लिखित अनटू द लास्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने इसका गुजराती अनुवाद किया और वह सर्वोदय के नाम से छपी। गांधी जी ने सर्वोदय के सिद्धांत को इस प्रकार समझाया। सर्वोदय के सिद्धांत को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने बताया, सबकी भलाई में ही हमारी भलाई निहित है। That means if we think well for everybody, then we will feel well. So अगर हम दूसरे का हित सोचते हैं तो इसी में हमारा हित है। दूसरी बात, वकील हो चाहे न्यायी, वकील हो चाहे न्यायी, दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का आधार सबका एक समान है। अगर इस थॉट को देखें तो गांधी जी की इस थॉट के साथ हम मार्क्स के साम्यवाद को यहाँ पर स्थापित होते हुए देखते हैं, जिसमें खुद मार्क्स से कहते हैं कि सब में इक्वलिटी होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सब इक्वल की स्थिति में। तीसरी बात जो गांधी जी कहते हैं, सदा मेहनत मजदूरी का, अर्थात किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। यहाँ पर किसान का तात्पर्य सिर्फ किसानी से नहीं है, बल्कि मेहनत करने से, श्रम करने से, परिश्रम करने से, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, परिश्रम को तरजीह दीजिए। पहली चीज मैं जानता था, गांधी जी ने कहा, पहली चीज मैं जानता था, दूसरी को मैं धुंधले रूप में देखता था, तीसरी का मैंने कभी विचार नहीं किया था। इन तीनों बातों को उन्होंने बड़ा ही स्वीकार किया। सर्वोदय ने मुझे दिए की तरह दिखा दिया कि पहली चीज में दूसरी दोनों चीजें समाई हुई हैं, अर्थात सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है। ये पहली चीज जो वो जानते थे। दूसरी को मैं धुंधले रूप से देखता था, यानी किसी भी
किसी भी कार्य को क्यों ना करने वाला व्यक्ति हो, सबकी आजीविका को बराबर माना जाना चाहिए। और तीसरे को यानी सदा मेहनत मजदूरी का अर्थात किसान की जीवन यानी श्रम ही महत्वपूर्ण है, इस पर कभी उन्होंने विचार नहीं किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि सर्वोदय ने मुझे दिए की तरह दिखा दिया कि पहली चीज में दूसरी दोनों चीजें समान समाई हुई हैं। गांधी जी के विचार बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि गांधी जी की सोच कितनी ज्यादा पुनीत थी। अब हम अगर बात करें, अगला टॉपिक जो गांधी जी पर है वो है गांधी जी के हरिजन की। जब हम बात करते हैं तो हरिजन का क्या तात्पर्य है? अगर इसकी बात करें तो हरिजन का मतलब अस्पृश्यता से। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत ना होना, छुआछूत की भावना से दूर होना। समस्त संसार को यह जान लेना चाहिए कि आज हिंदू समाज में सुधारकों का ऐसा समूह मौजूद है जो अस्पृश्यता के इस कलंक को, जो उनका नहीं बल्कि कट्टर और रूढ़िवादी हिंदुओं का कलंक है, धोने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। महात्मा गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यता का मूल उद्गम धर्म नहीं है, उच्चता के खोटे अहंकार ने ही अस्पृश्यता को जन्म दिया है। गांधी जी मानते थे कि कोई व्यक्ति छूट यानी छोटा नहीं, कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं। कर्म जो व्यक्ति कर रहा है वो आजीविका हेतु कर रहा है। किसी की आजीविका छोटी बड़ी नहीं होती। ऐसे इस दृष्टिकोण से किसी को ऊंच और नीच और छुआछूत की भावना के साथ देखना ही पाप है। गांधी जी के सभी विचार समाजशास्त्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी एक बेसिक शिक्षा के विचार रखे और बिना उनके इन विचारों को चर्चा करे गांधी जी के विचार को या गांधी जी के दर्शन को संक्षिप्त में नहीं माना जा सकता पूर्ण होना। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की योजना बनाई। 22 अक्टूबर सन 1937 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक नई शिक्षा योजना पर विचार करने के लिए देश के राष्ट्रीय मनोवृत्ति वाले शिक्षा शास्त्रियों की एक परिषद वर्धा में आयोजित की गई। परिषद में जो प्रस्ताव गांधी जी चाहते थे वह निम्न था। निम्न मतलब पहला, शिक्षा की वर्तमान पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है शिक्षा की वह परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के दृष्टिकोण से थी। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था या मात्र अंग्रेजों के अनुकूल बनाई गई शिक्षा व्यवस्था थी। तो उस शिक्षा व्यवस्था को मातृभाषा पर आधारित और जन विकास के दृष्टिकोण से और देश हित या देशी दृष्टिकोण से बनाया जाना, उसमें चेंजेस लाना बहुत जरूरी था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी वो रखा कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का हो। तो इससे क्या होगा, बेसिक बच्चे का मजबूत होगा। बेसिक अगर इंपॉर्टेंट, बेसिक मजबूत होगा तो वह अपने भविष्य को खुद बेहतर रूप से पकड़ प्राप्त कर सकेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, लड़कों और लड़कियों का सर्वतोमुखी विकास तभी हो सकता है जब सारी शिक्षा जहां तक हो सके ऐसे उद्योग द्वारा दी जानी चाहिए जिससे कुछ उपार्जन हो सके। और बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्टिव होना चाहिए, एजुकेशन प्रोडक्टिव हो। अब शिक्षा आपको मिल गई और शिक्षित हो गए, लेकिन उसके बाद आप बेरोजगार और टहल रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा किस काम का? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ आपके जीवन का उपक्रम, जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाए। शिक्षा करने के उपरांत व्यक्ति रोजगार से जुड़ जाए। चौथी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, उच्च शिक्षा को व्यक्तिगत या निजी प्रयत्नों तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यानी निजी हाथों में भी शिक्षा को बढ़ावा देने का और व्यक्तिगत हाथों में भी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा को निर्धारित करना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर महात्मा गांधी के विचार, उनके दर्शन पे आधारित समाज शास्त्र में जो भी उनके सिद्धांतों से जोड़ा जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को मैंने चर्चा करा। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको फॉरवर्ड करिए। अपने कमेंट्स जरूर लिखिए जिससे कि मुझे ये पता चले कि मुझ में क्या कमियां हैं और क्या सुधार कर सकता हूं, और अगर बेहतर है तो मुझ में मोटिवेशन भी आएगा और मैं और भी नए वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा।
मैं जल्दी एक नए विचारक, एक भारतीय चिंतक, समाजशास्त्री के साथ फिर आपके साथ अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।